नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है द कैट स्कूल की सेकंड क्लास में। आज हम देखने वाले हैं ट्रिम एंटिटीज़, ऑफसेट एंटिटीज़, मिरर एंटिटीज़, लीनियर स्केच पैटर्न, सर्कुलर स्केच पैटर्न और मूव एंटिटीज़। तो ट्रिम एंटिटीज़ जानने से, ट्रिम एंटिटीज़ का मतलब ये होता है कि मुझे मेरे जो वर्किंग स्पेस में जो भी अनवांटेड स्केचेस हैं उनको मुझे हटाना हो तो मैं ट्रिम एंटिटीज़ के थ्रू हटा सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे पहले एक स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, पहले एक प्लेन सेलेक्ट करना, नॉर्मल व्यू पे क्लिक करना और स्केच पे क्लिक करना। तो मैं एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है और मैंने एक और रेक्टेंगल से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे इसमें करना क्या है कि मुझे ये बाहर का जो स्केच है इसको मुझे रिमूव करना है। तो मेरे पास ट्रिम एंटिटीज़ है, ट्रिम एंटिटीज़ में क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं ट्रिम के। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन जो है वो है पावर ट्रिम। पावर ट्रिम को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, वैसे ऑलरेडी सिलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, उसका काम ये होता है कि रास्ते में जो भी कुछ भी स्केच आए तो उसको हटा देना। ये सारे स्केचेस को हटा देता है, चाहे कंस्ट्रक्शन स्केच हो या फिर नॉर्मल स्केच हो। ठीक, दोबारा देखते हैं। पावर ट्रिम में अगर आप स्केच को अगर ट्रिम करते हैं और गलती से अगर आपका स्केच ट्रिम हो गया है तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो पाथ बन के आ रहा है, इसके पीछे एक देखेंगे तो एक रेड कलर का डॉट दिखेगा आपको। अगर आपको वो अंडू करना है अपना जो कमांड, तो कर्सर को वापस से डॉट पे ले जाइए तो वो अंडू हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको वापस से डॉट पे ले जा रहा हूँ तो ये देख रहे हैं आप कि ये जो कमांड चला था वो अंडू हो गया है। तो पावर ट्रिम स्केच हटाता भी है और उसको चाहो तो जो अगर आपको गलती से स्केच अगर आपका हो गया है तो आप उसको पॉइंट पे क्लिक ना करके आपको उसको वापस से ड्रैग करना है। मैंने अभी माउस को छोड़ा नहीं है, मैंने क्लिक प्रेस करके ही रखा है और इसको मैं जैसे ही पीछे ले जा रहा हूँ उसी पाथ पे, तो आप देखेंगे कि आपका जो है ट्रिम जो हो रहा है एरिया वो आपको वापस से बन के आ रहा है और जितना चाहिए आपको उतना स्केच दिख रहा है। ये आगे बढ़ते हैं। आगे ऑप्शन में ये आते हैं, जैसे मेरे पास अगर मैं कुछ स्केच इस टाइप से ले लेता हूँ लाइन कमांड से, मान लो कि मेरे पास स्केच, मुझे इसमें ट्रिम करना है। जैसे मान लो अब इसमें जो ऑप्शन है ना वो है कॉर्नर। कॉर्नर क्या करता है बेसिकली, जैसे मेरे को दो स्केच सिलेक्ट करने हैं, अभी दो स्केच मिलके आपस में जो एक क्रॉस प्रोफाइल बना रहे हैं ना, वहाँ वो प्रोफाइल ये काउंट कर लेगा और बाकी की प्रोफाइल ये उड़ा देगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखेंगे कि जो बाहर का जो एक्स्ट्रा पोर्शन था वो इसने हटा दिया है। जैसे मैं अगर यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन जैसे सिलेक्ट करूँगा तो जितना भी एक्स्ट्रा पोर्शन इस तरफ है वो उड़ जाएगा। अंडू कर लेता हूँ। आगे देखते हैं ट्रिम एंटिटीज़ में और क्या है। अब आता है मेरे पास ट्रिम अवे इनसाइड। अब इसको चलाने के लिए मैं कुछ बना देता हूँ, जैसे मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मेरे पास ये लाइन है, ठीक है। मैं 2-4 लाइनें बना लेता हूँ। कुछ इस तरीके से, ठीक। अब मैं ट्रिम एंटिटीज़ में जाके ट्रिम अवे इनसाइड पे क्लिक करता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि जैसे अगर मान लो मैंने ये प्रोफाइल, ये दो प्रोफाइल मेरी क्या है, बाउंड्री है। अब बाउंड्री को सिलेक्ट किया, देन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा अंदर का पोर्शन ट्रिम हो जाए।
तो आप देखेंगे कि उसने पूरा अंदर का पोर्शन ट्रिम कर दिया है। बाउंड्री के अंदर जितना भी था पोर्शन उसने वो ट्रिम कर दिया है। एक बार और देखते हैं। ट्रिम एंटिटीज़ में मैंने क्या किया, बाउंड्री सेलेक्ट करी, मतलब ये 2 बाउंड्री के अंदर जितना भी स्केच है मुझे वो हटाना है। तो देखिए हट गया। अब वापस से ट्रिम एंटिटीज़ के अंदर चलते हैं। यहाँ पे ट्रिम अवे आउटसाइड। अब इसमें क्या होगा कि मैंने अगर बाउंड्री सिलेक्ट करी है, ये 2 बाउंड्री के बाहर जितना भी स्केच होगा वो क्या हो जाएगा, डिलीट, ट्रिम हो जाएगा, सॉरी। तो जस्ट एग्जैक्टली उसका अपोजिट चलता है। ट्रिम अवे इनसाइड की जगह ट्रिम अवे आउटसाइड, उसका एग्जैक्टली अपोजिट चलता है। चलाने का तरीका मैंने बताया था। बाउंड्री सेलेक्ट करनी है, देन उस बाउंड्री के बाहर वाले जो अंदर जो स्केचेस हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो बाहर वाले स्केचेस आपके गायब हो जाएंगे, ट्रिम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे पास है क्या, ट्रिम टू क्लोजेस्ट। ये कमांड काफ़ी सॉफ्टवेयर में ये कमांड कॉमन रहता है, इतने ऑप्शन नहीं रहते हैं ट्रिम के। तो मैं देख लेता हूँ एक बना के स्केच। मेरे पास एक मैं लाइन से स्केच बना लेता हूँ। ट्रिम टू क्लोजेस्ट में क्लिक किया मैंने। जो भी प्रोफाइल के इंटरसेक्शन में जो क्लोजेस्ट रहेगा उसको ट्रिम कर देगा ये। जैसे ये ट्रिम करता हुआ चल रहा है, ये कुछ इस तरह से ट्रिम करेगा। तो नॉर्मल जैसे बाकी सॉफ्टवेयर में जो नॉर्मल कमांड ट्रिम का होता है उसी की तरह चलेगा। बाकी सब मतलब इतने ऑप्शन नहीं रहते बाकी सॉफ्टवेयर्स में, जैसे कैटिया V5, यूनिग्राफिक्स, इतने ऑप्शन नहीं रहता। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या है। पावर ट्रिम में और भी इसमें ऑप्शंस थे, जैसे हाँ अब जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन रहता है पावर ट्रिम का ऑप्शन ले लेता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कीप ट्रिम्ड एंटिटी एज कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। अब जैसे मैंने ट्रिम किया, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री पे क्लिक किया, सॉरी ये इग्नोर ट्रिमिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में क्या होता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री होती है उसको ये इग्नोर करता हुआ चलेगा। देख रहे हैं आप, ये कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री को इग्नोर करता हुआ चलेगा। ये जो इंटरसेक्शन में जो कंस्ट्रक्शन बना हुआ है ना, ये इसको इग्नोर करता हुआ चलेगा। और कीप ट्रिमिंग एंटिटीज एज ए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में क्या होता है कि जैसे आप ट्रिम कर रहे हो तो वो क्या है, आपकी कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में कन्वर्ट हो रही है वो सीधे। ठीक, इधर मैं कर रहा हूँ, आप देखिए इसको कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में कन्वर्ट हो रही है ये। ठीक, इसको मैं लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देख रहे हैं आप वो कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में कन्वर्ट हो रही है। अब कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में कन्वर्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि आप कोई सा जो स्केच कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया वो आपका 3D वर्क बेंच में विजिबल नहीं रहेगा। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको 3D में लेके जाऊं तो ये स्केच आपको विजिबल दिख रहा है अभी, और जैसे ही मैं इसको फीचर में जाके अगर मैं इसको एक्सट्रूड करने का ट्राई करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये आपका कंस्ट्रक्शन एलिमेंट आपका नहीं होगा एक्सट्रूड, वो लाइन आपका हो रहा है, ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा बीच का पोर्शन। मगर ये जो आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन है वो आपकी सॉलिड नहीं बन सकती है, वो बेसिकली रेफरेंस के लिए रहती हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। ट्रिम कमांड ख़त्म होता है तो हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास है कन्वर्ट एंटिटीज़ है। कन्वर्ट एंटिटीज़ हम 3D वर्क बेंच में देखेंगे जब मैं आपको फीचर्स के टूल पढ़ाऊँगा। दोस्तों मैं आपको एक कमांड बताना भूल गया, ये ट्रिम एंटिटीज़ के अंदर ही था, ये एक एक्सटेंड एंटिटीज़।
एक्सटेंड एंटिटीज़ क्या करता है कि मेरे किसी भी स्केच को अगर मुझे एक्सटेंड करना हो तो वो एक्सटेंड हो जाता है। मैं क्लिक करता हूँ एक्सटेंड एंटिटीज़ पे। जैसे मान लो मुझे ये स्केच को, ये रेक्टेंगल के एज पे मुझे इसको जॉइन करना था, तो मैं उस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। तो अब ये आपको जहाँ पर इसको ये बाउंड्री दिखेगी वहाँ तक ये आपका एक्सटेंड हो जाएगा। मैं जैसे रेक्टेंगल का ये एज पकड़ता हूँ तो आप देखेंगे कि उसको नीचे बाउंड्री दिख रही है, ऊपर तो खाली जगह है। ऊपर कुछ नहीं दिख रहा तो ऊपर की तरफ एक्सटेंड नहीं होगा, वो नीचे की तरफ ही एक्सटेंड होगा। अगर मैं ये एज को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे इसको यहाँ पे बाउंड्री मिल रही है तो वो वहीं तक ही एक्सटेंड होगा। अपोजिट डायरेक्शन में उसको कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर कंप्यूट कर रहा है कि उसको वहाँ पे एक ओपन स्पेस है तो उस जगह वो एक्सटेंड नहीं करेगा। तो कुछ इस तरह से आप ट्रिम एंटिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। तब आप कन्वर्ट एंटिटीज़ को मैं बताऊंगा उसमें होता क्या है। मैं ऊपरी मैं टच करता हुआ चलता हूँ। कन्वर्ट एंटिटीज़ का मतलब ये होता है कि किसी भी सॉलिड बॉडी से उसका स्केच प्रोजेक्ट कराना या स्केच एक्सट्रैक्ट करवाना, उसको हम कन्वर्ट एंटिटीज़ बोलते हैं। तो वो मैं बताऊंगा आपको आगे वाली क्लास में। इसको अभी के लिए स्किप करते हैं, बाकी आगे चलते हैं ऑफसेट एंटिटीज़। ऑफसेट एंटिटीज़ के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ बना लेता हूँ। यही बना लेते इससे अच्छा। चलिए, ये जैसे मेरे पास एक एलोंगेटेड होल टाइप का की होल प्रोफाइल है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो मुझे अगर ऑफसेट एंटिटी चलानी हो तो अगर ये आपको इसमें आपको ऑप्शन दिखेंगे कि ये 10 mm स्टार्टिंग में दिख रहा है आपको। जैसे मैं इसको डायमेंशन दे देता हूँ 20, ठीक, और इसको लेंथ भी दे देता हूँ 40, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ऑफसेट में कि अगर मैं इसका कोई प्रोफाइल चूज़ करूँ, ठीक है, जैसे मैंने आर्क सेलेक्ट किया तो ये आर्क आपका क्या हो रहा है, ये आउटर येलो कलर की प्रोफाइल दिख रही है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी आर्क ऑफसेट हो रही है। कितने mm पे? 10 mm पे। 10 mm बहुत ज़्यादा हो जाता है इसके लिए, तो मैं अगर 2 mm इसको कम कर देता हूँ, इसको वैल्यू 2 mm देता हूँ, तो 2 mm पे आपको दिख रहा है कि ये ऑफसेट हो रहा है। ये इसको मैं ओके प्रेस करूँगा तो आप देख रहे हैं कि आपके पास एक आपका स्केच था, उस स्केच से आपका 2 mm ऑफसेट होके एक और स्केच जनरेट हुआ है ये। अब अंडू करता हूँ इसे मैं, वापस से ऑफसेट एंटिटीज़ पे क्लिक करता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि और भी ऑप्शंस हैं, जैसे अब ऐड डायमेंशन में तो वो क्या होता है, जैसे 2 mm ऑफसेट किया तो वो 2 mm का वो डायमेंशन शो कर देगा, तो उसका मतलब होता है ऐड डायमेंशन। रिवर्स में क्या होता है कि अगर आपको अंदर की तरफ इसको लाना हो, इनवर्ड की तरफ, मतलब स्केच के अंदर की तरफ अगर आपको ऑफसेट करना हो तो आप अंदर की तरफ ऑफसेट कर सकते हैं रिवर्स डायरेक्शन में। बाहर की तरफ कर लेता हूँ। सिलेक्ट चेन में क्या होता है कि आप एक कुछ भी स्केच अगर सिलेक्ट करेंगे, अभी मैंने सिलेक्ट चेन मैंने हटा दिया है। ऑफसेट एंटिटीज़ पे क्लिक करता हूँ। मैंने अगर लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो वो क्या है, अभी पूरा का पूरा स्केच सिलेक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे शार्प कॉर्नर होता, जैसे रेक्टेंगल है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे टेंजेंसी लगी है, कंस्ट्रेंट जो लगा हुआ है टेंजेंसी का, इसलिए वो शायद ले रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता तो देखिए यहाँ पे इसने कंटिन्यूस पूरा चेन सिलेक्ट नहीं किया है। अगर मैं इसी के साथ अगर मैं ऑफसेट एंटिटीज़ में सिलेक्ट चेन सिलेक्ट करता तो आप देख रहे हैं कि पूरा रेक्टेंगल का चेन इसने पूरा सिलेक्ट कर लिया। तो शार्प एजेस में चेन काम कर जाएगा, और जहाँ पे टेंजेंसी होगी वहाँ पे आप अगर सिलेक्ट चेन अगर नहीं भी होगा तो वो पूरा तो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो मैंने अगर इसका एक साइड पकड़ा जो स्केच का, अब यहाँ पे मेरे पास बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल में क्या होता है कि दोनों तरफ, अंदर बाहर दोनों तरफ स्केच आपका ऑफसेट होगा 2-2 mm पे, जो कि वैल्यू दिख रही है ये। बाई डायरेक्शनल के बाद अगर आगे देखें तो ये बेस ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री को कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो कि
बेस ज्योमेट्री और कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में कन्वर्ट करना है। मतलब जिस स्केच को रेफरेंस लेके हम ऑफसेट कर रहे थे, ये उस स्केच को कंस्ट्रक्शन स्केच में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट आता है मेरे पास ऑफसेट स्केच। तो जो ऑफसेट स्केच हो रहा है उसको ये कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, ये होता है ऑफसेट। अच्छा, इसमें ऑप्शन और भी हैं, जैसे कि मैं चलो ये कैसे कर लेते हैं काम। एक काम करते हैं, एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। हाँ, कुछ ऐसे ही समझाने के लिए एक ओपन प्रोफाइल बना लिया है मैंने, तो हटा देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ऐसा कुछ स्केच है, ओपन प्रोफाइल है बेसिकली एक तरीके से। अब ऑफसेट एंटिटीज पे जाता हूँ मैं, अगर जैसे ही मैंने सिलेक्ट करता हूँ मैं इसको, तो अभी क्या हो रहा है कि अंदर की तरफ बन रहा है, तो उसको मैं रिवर्स कर देता हूँ तो बाहर की तरफ बनेगा। अब यहाँ पे जैसे ये ओपन प्रोफाइल के केस में क्या होगा, एक ऑप्शन और ओपन होके आ जाएगा जो कि जिसका नाम है कैप एंड्स। कैप एंड में क्या होता है कि जैसे अभी कैप एंड में जैसे एक्टिवेट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि जो ये ओपन प्रोफाइल थी, इसके जो एंड है वो आपको आर्क से क्लोज होते हुए दिखाई देंगे। अगर मैं इसको लाइन से क्लोज करता हूँ तो आपको प्रोफाइल ये पूरी लाइन से क्लोज होते हुए दिखाई देगी। ठीक है, ये कैप एंड्स में कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, एक बार और देखते हैं इसको। अगर मैंने ऑफसेट किया प्रोफाइल को, अगर यहाँ पे मैं कैप एंड्स में आर्क लगाता हूँ तो कुछ इस तरह से आपका ये प्रोफाइल एंड टू एंड आपका कुछ आर्क से जुड़ के आपको दिखेगा ये स्क्रीन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है मेरे पास मिरर एंटिटीज़। अब मिरर एंटिटीज़ के लिए मेरे पास मैं एक स्केच बना लेता हूँ। जैसे एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, और थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे इसमें एक स्लॉट काट लेते हैं। कुछ इस तरीके से। ठीक, ये मेरे पास एक स्केच है। अब मुझे इस स्केच को मिरर करना है। अब मिरर कभी भी होगा, स्केच हो या 3D हो। 3D आपका होगा, मिरर होगा आपका प्लेन के अबाउट। ठीक है, और आपका जो 2D में अभी अपन देख रहे हैं, स्केच देख रहे हैं, तो ये होगा अभी एक्सिस के अबाउट। तो अगर मैं एक्सिस लाइन, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एक, कुछ ऐसी कंट्रोल प्रेस करके मैं दोनों लाइन को कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास मिरर एंटिटीज़ है। ये मुझसे क्या पूछ रहा है, एंटिटीज़ टू मिरर में मैंने सिलेक्ट कर लिया प्रोफाइल। मिरर अबाउट, किसके अबाउट मिरर करना, तो मेरे पास ये एक्सिस है। जैसे ही मिरर अबाउट में यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ये ऐड हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मिरर अबाउट में मैं एक्सिस सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपका जो स्केच है वो आपको शो होने लग गया है मिरर। ठीक, इसी कमांड में अंदर एक और चीज़ थी। जैसे अगर आप मिरर करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉपी। अगर मैं कॉपी को अनचेक कर देता हूँ और मिरर अबाउट कर देता हूँ तो ये आपका ओरिजिनल जो स्केच रहेगा वो आपका हाइड हो जाएगा और ये आपका जो मिरर स्केच है वो आपको शो हो जाएगा। मिरर स्केच के अंदर अगर आप स्केच को
इंक्लाइंड एक्सिस के अबाउट अगर आप करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका मिरर होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, कंट्रोल Z दबा दिया मैंने, अंडू। अब आगे चलते हैं, आगे आता है मेरे पास लीनियर स्केच पैटर्न। लीनियर स्केच पैटर्न में मतलब ये होता है कि आपके प्लेन में, जैसे अभी जिस प्लेन पे आप स्केच कर रहे हैं वो प्लेन है अपना कौन सा, एक्स और वाई। ठीक है, ये आप जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे तो आपको ये रेड कलर वाला एक्सिस दिख रहा है, ये है आपका एक्स एक्सिस जो कि आपका हॉरिजॉन्टली चलेगा, और ये है आपका वर्टिकल एक्सिस जो कि चलेगा वर्टिकली। ठीक है, अभी इसको मैं हटा देता हूँ। तो मेरे पास लीनियर स्केच पैटर्न पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास दो ऑप्शन दिखेंगे, दो डायरेक्शन दिखेंगी कि आपको स्केच को किस डायरेक्शन में आपको उसके पैटर्न्स बनाने हैं। तो मेरे पास एक्स एक्सिस है डायरेक्शन 1 और एक वाई एक्सिस है डायरेक्शन 2। अभी अपन 2D में काम कर रहे हैं तो दो ही आपको एक्सिस विजिबल रहेंगी, तो दो ही ऑप्शन मिलेंगे वैसे भी। तो यहाँ पे मुझसे सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है एंटिटीज टू पैटर्न। तो मैंने यहाँ पे एंटिटीज टू पैटर्न में मैंने सिलेक्ट कर लिया है ये स्केच सर्कल। ठीक है, जैसे ही मैंने स्केच और सर्कल सिलेक्ट किया है तो आप देखेंगे कि मेरा जो एक येलो कलर का जो प्रोफाइल बन के आ रहा है, थोड़ा सा ऑफसेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 mm दी हुई है। अगर मैं इसको 40 mm रख दूँ तो आप देखेंगे कि आपका जो मेन स्केच था, ओरिजिनल स्केच था, उसके सेंटर से जो एक और स्केच जो लीनियर पैटर्न में जो बन रहा है एक्स डायरेक्शन में, उसके सेंटर से मेन स्केच के सेंटर की जो आपकी लेंथ है वो 40 mm है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे ये नंबर ऑफ कंपोनेंट इसके मैं बढ़ा सकता हूँ, जैसे 2 से 3 4। ठीक है, मैंने जैसे 4 कंपोनेंट इसके बना लिए। अब चाहूँ तो इसको, ये भी एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, मुझे यही पैटर्न अगर मैं वाई डायरेक्शन में चलाना चाहूँ तो ये वाई डायरेक्शन दिख रही है आपको, ये वाई डायरेक्शन में मैं आपको ये इसको मैंने जैसे ही 2 किया और इसको मैं स्पेसिंग दे देता हूँ 40 की जगह मैं इसको 30 देता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे वाई डायरेक्शन में भी अगर मैं इसको 4 क्वांटिटीज अगर मैं इसको दे देता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा एक एक्स और वाई डायरेक्शन में एक पैटर्न बन के रेडी है। इसको मैं ओके प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास एक्स में 4 और वाई डायरेक्शन में 4 ये पैटर्न में आपके बन के आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये पैटर्न था वैसे ही मेरे पास आता है सर्कुलर स्केच पैटर्न। अब जैसे सर्कुलर स्केच पैटर्न चलाने के लिए मैं जैसे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका मैं डायमीटर रख देता हूँ 90। इसी के सेंटर पे मैं एक और सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, इसका डायमीटर रख लेता हूँ मैं 72 और इस सर्कल को मैं राइट क्लिक करके कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ। बेसिकली ये एक तरह से मेरा पिच सर्कल डायमीटर है और मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ इस पॉइंट से जिसका डायमीटर होगा 10। ठीक, अब जैसे मेरे को यहाँ पे 6 नंबर ऑफ होल्स चाहिए थे 72 PCD पे, तो उसके लिए मैं लीनियर पैटर्न तो चला नहीं पाऊंगा। उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे सर्कुलर पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं सर्कुलर पैटर्न पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास एंटिटीज टू पैटर्न में क्लिक किया मैंने, ये सर्कल। ठीक है, अब वो सर्कल हमको दिख रहा है, वो सॉफ्टवेयर इसको आर्क सेलेक्ट कर रहा है। तो ये जो सर्कल है
अब यहाँ पे जो इंस्टेंसेस दे के रखे हैं, जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज दी है सर्कल की, बाय डिफ़ॉल्ट 4 है। ठीक है, ये 4 ही रहने दो, या फिर अगर अपन को 6 चाहिए थी तो मैं इसको 6 प्रेस कर देता हूँ। इक्वल स्पेसिंग है तो मतलब वो जो एंगुलर स्पेसिंग रहेगी वो सेम रहेगी। जैसे ही मैं स्क्रॉल व्हील प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास नंबर ऑफ जो सर्कल थे वो 6 आ गए हैं, मगर वो उसका जो सेंटर है, जो जिस पॉइंट पे होना चाहिए सेंटर, वो पॉइंट नहीं है वो। तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है वो बेसिकली ओरिजिन सेलेक्ट करता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये पॉइंट को सिलेक्ट करके इस सर्कल के सेंटर पे लाके रख देना है। तो आप देखेंगे कि आपके सर्कल के जो आपको होल्स चाहिए थे, इसको आप ओके प्रेस करेंगे, वो आपके नंबर ऑफ होल्स आपके बन के आ गए हैं 6। ठीक है, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ओरिजिन से नहीं बना रहा था, मैंने इसको ओरिजिन से दूर रख के बनाया, इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिन सेलेक्ट कर रहा था। तो मैंने उसका पॉइंट स्नैप किया। सॉलिडवर्क्स इतना एक फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है कि वो आप उसका पॉइंट स्नैप करके अपने जो डिज़ायर्ड स्केच है उसके सेंटर पर रख सकते हैं। बहुत ईजिली हो जाता है इसमें एडिटेबल वाला काम। तो कुछ इस तरह से आप सर्कुलर पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मेरे पास और आगे देखते हैं, जैसे मेरे पास है मूव एंटिटीज़। मूव एंटिटीज़ बेसिकली क्या है कि जैसे कुछ इस तरह से समझो कि एक रेक्टेंगल है मेरे पास, मान लो, ठीक है, जिसमें 4 कोने हैं। अब मूव एंटिटीज़ पे क्लिक करता हूँ मैं, तो मेरे पास है एंटिटीज़ टू मूव, मतलब किस एंटिटी को मूव कराना चाह रहे हो। तो मेरे पास ये जो मैंने एक सर्कल बनाया था फ्लेंज टाइप का एक ब्लाइंड फ्लेंज टाइप का मैंने एक स्केच बनाया था, मुझे इसको मूव करना है। ये मूव कमांड चलाने के लिए आप रिलेशंस का ऑप्शन ऑफ ही रखना तो फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि ये स्केचेस के ये क्या होता है कि ये जो कंस्ट्रेंट होते हैं ना, उनको काउंट नहीं करेगा अगर आप रिलेशन ऑफ करके काम करोगे। तो अगर ऑन करके काम करोगे तो कंस्ट्रेंट्स, अगर मान लो यहाँ पे और इसके बीच में कुछ कंस्ट्रेंट अगर बाय चांस लग गया हो तो वो कंस्ट्रेंट के कारण वो स्नैप होने में दिक्कत करेगा। तो मैंने भी कोई रिलेशन का ऑप्शन मैंने ऑन नहीं किया है। और पैरामीटर्स में पूछ रहा मुझसे फ्रॉम टू या फिर एक्स एंड वाई। अभी मैं फ्रॉम टू बताता हूँ। फ्रॉम टू में क्या होता है कि आप किसी पॉइंट टू पॉइंट आप किसी भी स्केच को दूसरे पॉइंट पे मूव कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया ये, जो कि होगा मेरा बेस पॉइंट, और ये है मेरा एंड पॉइंट। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे मैंने बोला था ना कि ये जो कंस्ट्रेंट होते हैं ना, जो रिलेशन होता है उसको काउंट कर लेगा। मैंने इसके सर्कल के इस सेंटर को मैंने काउंट नहीं किया था। ठीक, जो कुछ इस तरह से स्नैप हो जाता है। अब मूव एंटिटीज़ के बाद मेरे पास आता है कॉपी एंटिटीज़। कॉपी एंटिटीज़ में सेम वैसे ही चलता है मूव एंटिटीज़ की तरह। सिलेक्ट किया मैंने इसको, देन स्टार्ट पॉइंट, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, देन इस पॉइंट पे रखना है, वो पॉइंट पे आपको वो स्केच को क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो स्केच है वो कॉपी बन के आ जाता है। कॉपी से देखते हैं। कॉपी एंटिटीज़ में क्या होता है कि जैसे आपने कॉपी एंटिटीज़ कमांड पे क्लिक किया, स्केच को सिलेक्ट किया, फ्रॉम टू मतलब जो बेस पॉइंट है वो पॉइंट देना है। तो जैसे मैंने बेस पॉइंट ये पॉइंट दिया और मैंने इसको इस रेक्टेंगल के कॉर्नर पे ये रख दिया, तो ये आपका स्केच कॉपी होके आ गया है। चलिए आगे देखते हैं। मूव एंटिटीज़ के बाद मेरे पास आता है रोटेट एंटिटीज़। अब रोटेट एंटिटीज़ में जैसे एंटिटीज़ टू रोटेट, जैसे मान लो कि मेरे को ना ये जो सर्कल है ना, मुझे 30 डिग्री रोटेट करना है सेंटर से।
तो मैं एंटिटीज में मैं सर्कल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, सेंटर ऑफ रोटेशन में मैंने सिलेक्ट कर लिया है ये, और इसको मैंने दे दी वैल्यू 30 डिग्री। तो आप देखेंगे कि ये आपके सर्कल सेंटर से रोटेट हो गए हैं 30 डिग्री पे। ठीक है, और कुछ इसका रोटेट में देखना हो, जैसे मान लो कि मैं रेक्टेंगल रोटेट करके दिखा देता हूँ। जैसे रोटेट एंटिटीज पे क्लिक किया, रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, सेंटर ऑफ रोटेशन या तो ये सिलेक्ट कर लो, या तो मान लो बेस पॉइंट में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप इसको आप रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका रेक्टेंगल रोटेट होके आ रहा है। जैसे मान लो मैं इसको 45 डिग्री रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि आपका रेक्टेंगल 45 डिग्री रोटेट हो गया है। अंडू कर लेते हैं एस्केप प्रेस करके। अब रोटेट के बाद मेरे पास आता है स्केल एंटिटीज। ठीक, स्केल एंटिटीज में मैं अगर ये रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, जैसे मेरे पास ये 100 बाय 50 का रेक्टेंगल है मेरे पास एक रेक्टेंगल है जो कि है 100 बाय 50 का। अब अगर मैं इसको स्केल करता हूँ, जैसे स्केल एंटिटीज पे क्लिक किया, एंटिटीज टू स्केल, मैंने सेलेक्ट कर लिया रेक्टेंगल, पॉइंट, स्केलिंग पॉइंट मैंने दिया ये। अगर मैं इसको 2 के रेशियो से अगर मैं इसको स्केल करूँगा तो कॉपी अगर मैं रखना चाहूँ तो ठीक, अगर नहीं रखना चाहूँ तो अगर टिक मार्क रखूँगा तो कॉपी आपको शो होगा। जैसे कि टेक्स्ट कमांड है, तो देख लेते हैं इसे। टेक्स्ट कमांड पे क्लिक किया मैंने, तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कर्व्स है, टेक्स्ट है, और टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज करनी है वो। तो पहले अगर मैं किसी टेक्स्ट को लिख लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने द कैट स्कूल लिखा, ठीक, कुछ नीचे था, एक द कैट स्कूल लिखा मैंने, तो आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा मिरर इमेज टाइप का दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। इसको आपको चेंज करना हो तो कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं, स्कूल स्पेलिंग, कुछ इस तरह से आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन है मेरे पास, जैसे बोल्ड करना हो तो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक, इटैलिक करना हो तो इटैलिक कर सकते हैं, रोटेट करना हो तो रोटेट कर सकते हैं। ठीक, ये रोटेशन के सिंबल्स हटा लेता हूँ। ठीक, और इसको और एडिट करना हो तो जैसे यूज डॉक्यूमेंट फॉन्ट को आप इसको ऑफ करिए। इसका विड्थ बढ़ाना हो तो विड्थ आप कुछ इस तरह से बढ़ा सकते हैं, और इसका अगर स्पेसिंग बढ़ानी हो तो स्पेसिंग, 2 वर्ड्स के बीच की स्पेसिंग वो कुछ इस तरह से बढ़ सकती है। ठीक, इसमें फॉन्ट्स चेंज करने हो तो आपके पास ये कुछ फॉन्ट्स आ जाते हैं। जैसे मैं इसको सिंजल रख के देखता हूँ। ठीक है, सिंजल रखने पे आपका देखेंगे कि कुछ इस तरह से फॉन्ट चेंज हो गया है। ठीक, अब जैसे मेरे को कोई आर्क के ऊपर बनाना था, ठीक है, तो मेरे पास ये एक सर्कल है, स्केच पे क्लिक करता हूँ, मैंने लिख दिया था कैट स्कूल। अब ये बड़ा है काफ़ी, इसलिए ऐसा दिख रहा है ये। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड, इसको मैंने कर लिया 1.5। ठीक है, जैसे 1.5 किया, और इसकी मैंने, अब इसको आप सेंटर रखना चाह रहे हैं
कुछ इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रखना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर है। और इसमें अगर देखें तो जैसे हाँ, कुछ इस तरह से पूरे आर्क पे स्प्रेड करना चाह रहे हैं आप टेक्स्ट, तो कुछ इस तरह से स्प्रेड हो जाएगा। तो विड्थ ज़्यादा मत कम कर दीजिएगा, तो बहुत ही अजीब दिखता है ये। तो कुछ इस तरीके से आप आर्क के ऊपर इसको लिख सकते हैं। बाकी फ़ॉन्ट्स कैसे चेंज करना वो मैंने बता दिया है आपको। रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, जैसा रखना चाहें वैसा रख सकते हैं। ओके प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका ये द कैट स्कूल लिख के आ जाएगा, या फिर आपको जो भी नाम लिखना हो वैसा आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ फ्यूचर टूल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।